तो आज हमारा पहली लेक्चर क्लास है। सो दिस इज़ योर चीट कोड सीरीज़। इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के पढ़ेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी उस टॉपिक को या उस यूनिट को ख़त्म कर पाएँ और मैक्सिमम नंबर उस यूनिट में स्कोर कर पाएँ, है ना। हम पूरा 100% यूनिट में स्कोर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा 70% कवर कर लें ताकि हम जब अपने पेपर 2 पे जाएँ तो उसमें हम ज़्यादा स्कोर करके अपना JRF या अपना जो भी गोल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर पाएँ, है ना। तो चलिए, UGC नेट चीट कोड पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग का नेचर, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर्स इफेक्टिव टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स, मतलब कौन से तरीके होते हैं, ट्रेडिशनल और ICT दोनों पढ़ेंगे, और उसके बाद इवैल्यूएशन सिस्टम। तो सबसे पहले टीचिंग का नेचर कैसा होता है? क्रिएटिव, एडेप्टिव होता है, सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड होता है, ट्रांसमिट वैल्यूज़, और इसका कैसा होगा? गोल ओरिएंटेड होगा हमेशा। इट्स अ कम्युनिकेशन विच इज़ गोल ओरिएंटेड। एंड लास्ट इज इसका एंड गोल, ओवरऑल ऑल अराउंड डेवलपमेंट। टीचिंग से क्या होता है? एटीट्यूड में या बिहेवियर में चेंज दिखाई पड़ता है ना। हम इसमें एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ना चाहेंगे, हम लोग कीवर्ड्स पे ध्यान देंगे, क्योंकि UGC नेट का पेपर सबको पता है MCQ बेस आता है। तो आपको ये कीवर्ड्स अगर याद रहेंगे तो आप आराम से आंसर टिक कर सकते हैं, आराम से आंसर मार्क कर पाएंगे, है ना। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ चीट कोड सीरीज़, कि हम सबसे पहले समझ लें, उसके बाद इन डिटेल क्लास भी आपको बाद में मिल जाएगी, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम और गैगने 2 लोग हुए थे, इन लोगों ने 2 टैक्सोनॉमीज़ दी थी। तो ब्लूम ने जो टैक्सोनॉमी दी थी, इनने 3 डोमेन्स में बताया था कि टीचिंग 3 तरीके की हो सकती है। पहला कॉग्निटिव, दूसरा इफेक्टिव, तीसरा साइकोमोटर। अब टीचिंग का हमने एंड गोल पढ़ा, या तो बिहेवियर या एटीट्यूड में चेंज आना, है ना। तो कॉग्निटिव टीचिंग का मतलब क्या होगा? जिससे हमारी नॉलेज बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, एप्लीकेशन बढ़े। मतलब स्कूल में जो भी हम चीज़ें सीखते हैं, कुछ प्लस माइनस करना सीख लिया हमने, कुछ पढ़ना लिखना सीख लिया, कोई नई लैंग्वेज सीख ली, इस तरीके की चीज़ें ना। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे नोइंग लिखा हुआ है, कैन यू सी दिस? यस जी सर। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव, जो हमारी घर में टीचिंग होती है, कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, किसको अच्छा किसको बुरा बोलना चाहिए, कौन सा वर्ड अच्छा है कौन सा बुरा है, किसको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। फीलिंग्स हो गई, एटीट्यूड्स हो गए, इंटरेस्ट हो गया, ये सब कहाँ से डेवलप होता है? घर में। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। तो पहली जो स्कूल की फॉर्मल टीचिंग, दूसरी हमारी घर में जो हमने चीज़ें सीखी, है ना, फीलिंग से रिलेटेड, उसको क्या रखा हमने? इफेक्टिव डोमेन में। लास्ट डोमेन है हमारा साइकोमोटर, फिजिकल कोऑर्डिनेशन एक्शन। इसका मतलब जो भी चीज़ हम करके सीखते हैं। हमको खाना खाना तो नहीं आता था बचपन में चम्मच से, पर हमने मम्मी पापा को खाते देखा, इमिटेट करके हमने उसको खाना सीख लिया। तो साइकोमोटर में कौन सी चीज़ें आएंगी? जो प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं। फुटबॉल खेलना नहीं आता था, धीरे धीरे प्रैक्टिस की सीख गए। हारमोनियम बजाना, गाना गाता नहीं आता था, रियाज करते करते सीख गए। जो भी चीज़ प्रैक्टिस से परफेक्ट की जा रही है, वो आपकी किस में आ गई? साइकोमोटर में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है टीचिंग की? पहला गोल ओरिएंटेड, जैसा हमने ऊपर पढ़ाई था। टीचिंग का हमेशा एक गोल होगा, एक एंड गोल फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि आप मैं मतलब पढ़ाते ही जा रहे हैं, उसका एंड गोल फिक्स नहीं है। हर क्लास का एक लेवल, एक सिस्टमेटिक होगा ना। तो सिस्टमेटिक कब होगा? जब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट फिक्स हो उसका। तो गोल ओरिएंटेड का मतलब उसका क्या आउटकम आने वाला है। अब जैसे 10वीं के बच्चे को एलजेब्रा आ जाएगी, हमको पता है। फर्स्ट क्लास का बच्चा क्या सीख ले? 1 2 3 ABCD सीख ले, उतना बहुत है। सिस्टमैटिक तो फॉलोज अ लॉजिकल ऑर्डर, जो बात मैं ऊपर करा था। तो फर्स्ट क्लास का बच्चा पहले 1 2 3 सीखेगा, फिर प्लस माइनस सीखेगा, फिर अगली क्लास में जाएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड सीखेगा। फिर और बड़ा हुआ तो उसने छोटे ऑपरेशन सीखे, जैसे मेजरेशन वगैरह, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये सब चीज़ें सीखी, है ना। उसके बाद और बड़ा हुआ, उसने एल्जेब्रा सीखा, और बड़ा हुआ उसने ट्रिग्नोमेट्री सीखी। तो इस तरीके से अलग अलग हर क्लास का गोल फिक्स होगा कि इस क्लास का सिलेबस खत्म होने का। जैसे हमारे सिलेबस में चीज़ें लिखी रहती है ना, जैसे UGC नेट का ही सिलेबस है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो वह हमारे एंड गोल्स है कि हमको ये तो पता ही होना चाहिए, तभी हम माना जाएगा। अगर वो हमको आता है तो हम पेपर पास हो जाएंगे, है ना। इसीलिए तो सिस्टमेटिक एक ऑर्डर होता है ना। उसके बाद डायनेमिक। अब ज़रूरी नहीं है हर बच्चा जो आपने सिखाया है वो सीख के ही आया हो, है ना। कुछ बार होते हैं कि बच्चे डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में आ जाते हैं, कुछ बच्चे LKG UKG करके होते हैं। तो कुछ बच्चों ने घर में ABCD सीखा है, कुछ बच्चों ने ABCD नहीं सीखा है। अब उनको आपको ABCD भी सिखानी पड़ेगी। तो क्या डायनेमिक प्रोसेस होता है। आप घर से एक प्लान करके तो आते हैं। 3 फेजेस होते हैं टीचिंग के, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव का मतलब जहाँ आप प्लान करके आते हैं, इंटरएक्टिव जहाँ बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, और थर्ड वन इज़ आपका जहाँ पे आप इवेल्युएट करते हैं कि जो आपने इंटरेक्ट किया उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डायनेमिक इसलिए बोला गया, लर्नर की जो नीड है उसको कितना आता है कितना नहीं आता है। अगर उसको पहले से आता है तो फिर उसको नई चीज़ सिखाएंगे, एक लेवल नेक्स्ट चले जाएंगे हम, है ना। इसलिए टीचर लर्नर से हमेशा ज़्यादा एक्सपीरियंस लाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल। तो अब डायनेमिक है, लर्नर्स की नीड को आप अडेप्ट कैसे करेंगे? जब आप समस्या को जानेंगे तो डेट इज़ कॉल्ड डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है ढूंढना। तो आप समस्या को ढूंढते हैं, पहचानते हैं, है ना।
डॉक्टर क्या आपका डायग्नोसिस करता है, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको पहचानता है, और रेमीडियल होती है ना, दादी अम्मा के नुस्खे जो होते हैं उसी को रेमेडी बोला जाता है इंग्लिश में। तो क्या रेमेडी करना, तो आपको अब समस्या मिल गई तो अब आप उसकी रेमेडी करेंगे, क्या उसका सोल्यूशन देंगे। ठीक, चलिए, तो बेसिक रिक्वायरमेंट टीचर की क्या क्या होनी चाहिए? टीचर होना चाहिए, लर्नर होना चाहिए, एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए ना जो पढ़ना चाहेंगे वो लोग, और एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो बेसिकली आपकी 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या क्या? टीचर, लर्नर, सब्जेक्ट मैटर और एनवायरनमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ लेते हैं। थियोडोर न्यूकॉम्ब एक साहब हुए थे आपके, है ना, उनने एक मॉडल दिया था A B X, है ना। A B X मॉडल का कहना ये था कि अगर A और B जो हैं सेंडर्स हैं हमारे, तो इन दोनों में अगर बात हो रही है तो किसी एक कॉमन टॉपिक X पे ही होगी। अगर कॉमन टॉपिक नहीं होगा तो बात क्या, बैलेंस नहीं होगी, कम्युनिकेशन हमारी बैलेंस नहीं होगी। मैं अपने स्कूल की बात बता रहा हूँ, आप आपके ऑफिस की बात बताने लग जाओ, कोई बात बनेगी आपस में? क्या नहीं। पर आप भी कोई काम करने वाला, मैं भी कोई काम करने वाला, दोनों एक काम की बात करें तो ऑब्वियसली एक बैलेंस होगा ना, एक निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए सब्जेक्ट मैटर का होना बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ सब्जेक्ट लिखा है ना उसका वही मतलब है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, तो उससे पहले हम ये जान लें लर्नर्स कितने तरीके के होते हैं। पहला एडोलसेंट लर्नर, दूसरा अडल्ट लर्नर। एडोलसेंट लर्नर के लिए जैसे यहाँ पे एंड्रोगॉगी लिखा है ना, ऐसे एक वर्ड होता है पेडागॉगी। पेडागॉगी किसके लिए यूज़ करते हैं? एडोलसेंट लर्नर के लिए। स्लाइड के आखिरी में मैंने एक डाली है स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, यूजीसी इनसे ज़रूर एक सवाल करता है, एंड्रोगॉगी और पेडागॉगी से। आपके प्रीवियस ईयर लगभग 2 या 3 बार ये सवाल आ चुका है ना। तो ये वर्ड याद रखिएगा, एंड्रोगॉगी और पेडागॉगी। एंड्रोगॉगी का मतलब अडल्ट और पेडागॉगी का मतलब एडोलसेंट या चाइल्ड लर्नर, है ना। तो अब एडोलसेंट लर्नर कौन होते हैं? जिनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी बन रही होती है ना, बनी नहीं है। उनको समाज के बारे में क्या, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब तो समाज के बारे में क्या सोचता है, नहीं, वो समाज के बारे में कुछ नहीं सोच रहा। उसको केवल इतना मतलब है मैं 5th क्लास में तो पास होकर 6th में चला जाऊँ, मैं अगर क्लास में 8th रैंक पे तो 1st रैंक पे आ जाऊँ, उसको इतना ही मतलब है। उसको केवल अपना सिलेबस खत्म करके नेक्स्ट क्लास में जाना, उसको नई बुक खरीदने की इच्छा है, उसको समाज से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है आपका हाईली इन्फ्लुएंशियल। अब बच्चे एक दूसरे को देख के चीज़ें सीखते हैं ना, बोलते हैं ना बच्चों के सामने हमको गलत बात नहीं करनी चाहिए, बच्चों को सही तरीके से करना चाहिए, हाईली इन्फ्लुएंशियल होते हैं। नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी सीकिंग स्टेज में होते हैं। क्या बच्चे जब तक 10वीं तक नहीं आते उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, जिसको देखते वही आइडेंटिटी बन जाती है, जो कार्टून जो टीवी देखी उनने वही बन जाती है। एक आपकी थ्योरी आई थी कल्टीवेशन थ्योरी, उसमें एक आ गया था कि बच्चों को अगर छोटी उम्र में वायलेंस दिखाया जाएगा तो बच्चे वायलेंट हो जाएंगे। जो हम लोग एनीमे देखते हैं ना हम लोग इतना ज़्यादा, उसमें बहुत सारे वायलेंट चीज़ होती हैं, बच्चों को क्यों नहीं दिखाया जाता है? लोग उसको कार्टून बोलते नहीं, इट्स नॉट फॉर किड्स, इट्स फॉर अडल्ट्स ना। तो वो इसीलिए बहुत क्या होता है, वो वायलेंट होता है। अगर बच्चे बचपन में देखेंगे तो क्या वायलेंट हो सकते हैं। तो आइडेंटिटी अभी बन रहे हैं, आइडेंटिटी वो अपनी ढूंढ रहे हैं। इमोशनली वॉलेटाइल है, क्या आइडेंटिटी सीकिंग एंड इमोशनली वॉलेटाइल, कीवर्ड याद रखिएगा। एडोलसेंट लर्नर में क्या क्या देखना है हमको? हाईली इन्फ्लुएंशियल, आइडेंटिटी सीकिंग एंड इमोशनली वॉलेटाइल। अगर ये कहीं भी आपको दिख रहा है तो कैसा लर्नर होगा? एडोलसेंट लर्नर। किस में सीख रहा है? पेडागॉगी में, एंड्रागॉगी में नहीं ना, पेडागॉगी में। नेक्स्ट है आपका अडल्ट लर्नर्स। अब ये कैसे होते हैं? सेल्फ डायरेक्टेड, ऑटोनोमस। अब सेल्फ डायरेक्टेड ऑटोनोमस क्यों होंगे? ऑब्वियसली ना, आप 10वीं में आए तो आपको चॉइस मिली, आप साइंस ले लो, मैथ्स ले लो, कॉमर्स ले लो, या कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आपने कहा खुद से चूज़ किया। तो आपको अगर बायो पसंद है, आपको साइंस पसंद थी, या आपको कॉमर्स पसंद है, आपने खुद से चूज़ किया ना, जिस भी रीज़न से चूज़ किया, पर आपने खुद से चूज़ किया, तो आप उसमें ज़्यादा ध्यान लगे पड़ेंगे, ऑटोमेटेड। आपको पता है अगर आप ये भी नहीं करेंगे, आपने वो भी नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? तो क्या आपकी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। तो इसीलिए उनको सेल्फ डायरेक्टेड ऑटोनोमस बोला जाता है। आप जब बड़ी क्लासेस में आए होंगे, जैसे आप सबने कोर्स सुना होगा, किसी ने BA, किसी ने BCom, किसी ने BBA, किसी ने MBA, ये सब चीज़ें हमने चुनी होंगी। कैसे चुनी? हमने खुद से चुनी। तो क्या हमारी जवाबदेही इस पर ज़्यादा बन गई। उसके बाद ये कैसे होते हैं? रिजर्वायर ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, इनका लाइफ एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। तो रिच लाइफ एक्सपीरियंस कहीं दिखे तो अडल्ट लर्नर लगा देना, ऑटोनोमस दिखे अडल्ट लर्नर लगा देना। क्या इसमें टीचर का रोल कैसा है? सिर्फ गाइड करने का होता है ना, बताने का। गोल ओरिएंटेड होते हैं। अब आपने BBA लिया तो हो सकता है आपको मैनेजमेंट की फील्ड में जाना हो, आपने MBA किया तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, फाइनेंस में या HR में, जिस भी फील्ड में आपने MBA चीज चुना है, अब वो करना चाह रहे थे ना, तो गोल ओरिएंटेड था ये। क्या आपको सिर्फ पास करना गोल नहीं था, आपको कोई नौकरी चाहिए थी, आपको कोई स्पेसिफिक स्किल सेट सीखना था ताकि आप वो नौकरी पा सकें। जी आइए, अब इंडिविजुअल्स के डिफरेंट। अब ज़रूरी थोड़े सारे अडल्ट्स और सारे एडोलसेंट लर्नर्स एक जैसे हो ना। अडल्ट में भी अंतर हो सकता है, एडोलसेंट में भी अंतर हो सकता है। एडोलसेंट का मतलब होता है टीन्स और प्रीटीन्स के साथ का, मतलब अब मान लीजिए 11 से 18 तक की जो उम्र होती है ना, उसको एडोलसेंट बोला जाता है। हाँ जी। तो इंडिविजुअल्स में क्या क्या अंतर हो सकता है? पहला कॉग्निटिव। अब सबकी इंटेलिजेंस एक जैसी नहीं होती है, कोई एक बार पढ़ता है उसको याद हो जाता है, कोई बार बार पढ़ता है तो भी नहीं याद होता है। क्या? तो इंटेलिजेंस में अंतर होता है।
प्रायर नॉलेज में अंतर होता है। अब सब अलग अलग बोर्ड से अलग अलग स्कूल से पढ़े हैं, अब किसी स्कूल में हिंदी ज़्यादा पढ़ाई गई, किसी में मैथ्स ज़्यादा पढ़ाई गई, तो हिंदी वाले को हिंदी ज़्यादा आती है, मैथ्स वाले को मैथ्स ज़्यादा आती है ना। लर्निंग स्टाइल में अंतर होता है। अब लर्निंग स्टाइल जैसे हमारी याद करने की स्टाइल्स होती है ना, कोई टहल के पढ़ रहा है, कोई लिख के पढ़ रहा है, कोई बोल के पढ़ रहा है, कोई बार बार रिपीट करके पढ़ रहा है, तो इस तरीके से अलग अलग समझते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनको कुछ एक समझा दो हमेशा याद रह जाती है, कुछ बच्चे होते हैं बार बार लिख के जब तक याद नहीं करें उनको सीक्वेंस में याद नहीं रहती। नेक्स्ट है हमारा सोशल और इमोशनल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। क्या? सबके मोटिवेशन अलग हो सकते हैं। अब किसी बच्चे को घर वालों ने बोल दिया कि भाई देखो हमारी दुकान पे बैठना है पर एक बैचलर्स डिग्री कर ले, तो उसकी मोटिवेशन अलग है। और किसी बच्चे को क्या अपनी बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री करके टीचर बनना है, उसकी मोटिवेशन अलग है। आप में से कुछ लोग होंगे उनको JRF निकालनी है, तो उनकी मोटिवेशन अलग है ना, उनको फेलोशिप चाहिए। कुछ लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होना है, उनकी मोटिवेशन अलग है। अब मोटिवेशन किस पे बनी है? आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बनी है, आप क्या चाह रहे हैं ना। एटीट्यूड सबका इसलिए अलग अलग होगा, मोटिवेशन अलग है तो एटीट्यूड भी अलग होगा। जिसको इसके बाद से दुकान ही चलानी होती बैचलर्स के बाद, वो बच्चा क्यों सीखेगा? वो तो आया है, उसको बेसिक 35% पे भी पास हो गया तो वो तो पास हो गया। पर जिस बच्चे को JRF या कुछ ऐसा निकालना है क्या, वो टॉप करना चाहेगा क्लास में। और इसीलिए सबकी पर्सनैलिटीज़ भी अलग अलग होती हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस हमारे क्या क्या है? इंटेलिजेंस हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, प्रायर नॉलेज इंडिविजुअल होता है, लर्निंग स्टाइल इंडिविजुअल होता है, मोटिवेशन, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, और लास्ट है हमारा बैकग्राउंड में अंतर हो सकता है। बैकग्राउंड कैसा? कल्चर और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कोई बहुत ज़्यादा अमीर घर से, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वीकर घर से आ सकता है। अब वीकर घर से आया तो क्या दिक्कत हो सकती है? हो सकता है उसके घर में लाइट नहीं रही हो, बेचारा पढ़ नहीं पाया हो, है ना। इस तरीके से कुछ समस्याएं हो सकती हैं। या हो सकता है उसको पढ़ाई के साथ कुछ और दूसरे काम भी करने रहे हो, और एक इकोनॉमिकली हायर सेक्शन से आया तो ज़रूरी नहीं उसकी समस्या नहीं, उसकी समस्या अलग है, समस्या वहाँ भी है पर अलग तरीके की। अब उसके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, वो जिस चीज़ पे आ सकता है वही हो जाता है। उसको घर में किसी ने नहीं बोला कि तुम्हें यही करना है, तो जो सरकारी स्कूल में पढ़ना है या ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही लेना है, नहीं, उसके पास सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, वो कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। तो उसके पास क्या चॉइस बहुत ज़्यादा हो गया, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गया, है ना। बहुत सारे मीडिया के सोर्स है तो वहाँ हो गया, गेम्स सारे खेल सकता है, तो दोनों में प्रॉब्लम होती है। तो सबका कल्चर और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, तो उसके वजह से अलग अलग तरीके के लर्नर्स हो सकते हैं। आइए अब फैक्टर्स इफेक्टिंग टीचिंग। तो 3 तरीके के फैक्टर्स हमारे टीचिंग को इफेक्ट कर सकते हैं। पहला टीचर रिलेटेड फैक्टर, दूसरा लर्नर रिलेटेड फैक्टर, और तीसरा है सपोर्ट और इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स। तो अब टीचर रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं? सब्जेक्ट मास्टरी, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा डीप नॉलेज होगा उतना ज़्यादा बेटर पढ़ा पाएगा वो टीचर आपको। हम लोग UGC नेट का पेपर क्यों देते हैं? यही बताने के लिए ना कि हमारी सब्जेक्ट नॉलेज पे मास्टरी कितनी है। पेपर 2 हमारा यही तो चेक करता है कि आपको एक बेसिकली मास्टरी कितनी है। या तो आपके पास PhD हो, आपकी डिग्री बताएगी कि आपको किस लेवल की मास्टरी है, या तो आपका UGC नेट का पेपर बताएगा, है ना। नेक्स्ट इज टीचिंग स्किल। अब टीचिंग इज़ एन आर्ट भी हमने पढ़ा था ना, सिस्टमेटिक तो होती है, नॉलेज होनी चाहिए, पर क्या एक आर्ट भी है। हर इंसान बच्चों से बात नहीं कर सकता। 40 लोगों के सामने, 80 लोगों की क्लास के सामने खड़े होकर बोलना ईजी बिल्कुल भी नहीं है। आप कितने लोगों के साथ करेंगे? किसी को स्टेज फ्राइट है, उसको आता सब, उसके पास PhD की डिग्री, पर बेचारा स्टेज पे खड़ा होकर कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। उसको हाथ में मार्कर दे दिया, वो लिख तो बराबर रहा है पर बच्चों को समझा नहीं पा रहा है। होता है ना कई बार कि क्लास का टॉपर है, उससे खुद के तो नंबर आ रहे हैं पर वो आपको नहीं समझा पा रहा है, होता है। हाँ जी। उसके बाद एटीट्यूड, आपका स्टूडेंट के प्रति एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। अब छोटा बच्चा है, सीख नहीं पा रहा है कोई चीज़, आपने उसको 2 थप्पड़ लगा दिए, वैसे मारना अलाउड नहीं है पर आपने मान लीजिए लगाई दी। अब क्या वो सीखेगा? क्या नहीं, डर गया वो, और पता चला सीखा ही नहीं, कल से वो स्कूल ही नहीं आया। तो क्या एम्पैथी, इंथ्यूजियाज्म, आपको एम्पैथी होनी चाहिए लर्नर की तरफ। हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम हो, नहीं सीख पा रहा हो, है ना, नंबर से उसको डर लगता हो, तो क्या आप करेंगे? ग्राफ ले आइए, टीचिंग एड्स है ना हमारे, सपोर्ट। हमको टीचिंग में सपोर्ट की ज़रूरत क्यों है? ताकि हम अलग अलग लर्नर्स को फैसिलिटेट कर पाएँ, है ना। तो हमको एम्पैथी रखनी है, इंथ्यूजियाज्म रखना है, ठीक है। एक्सपीरियंस, अब जैसे प्रैक्टिस है, अब मैंने पहले टीचिंग की है तो मैंने टीचिंग करते करते सीखा। अब मेरा पहला वीडियो ख़राब आया होगा, नेक्स्ट अच्छा आया, इसके बाद वाला और अच्छा आएगा, मैंने धीरे धीरे सीखा ना। एक लर्निंग कर्व होता है, तो जितने ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस उतना बेटर टीचर हो सकता है ना। हम कोई चीज़ बार बार प्रैक्टिस करते हैं, हमने साइकोमोटर डोमेन में भी ऊपर पढ़ी थी ना, जब प्रैक्टिस करते करते हम सीख जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे लर्नर रिलेटेड, क्या मोटिवेशन में डिज़ायर टू लर्न। अब किसी को पास होना है तो 35% पे, और किसी को टॉप करना है ना, तो डिज़ायर टू लर्न ये इफेक्ट करता है ना कि कितना ज़्यादा सीख रहा है टीचिंग को। अब जो सीखना ही नहीं चाह रहा, उसको कितना भी सिखा लो, दीवार में सर मारने से कोई फ़ायदा होता है क्या? नहीं। रेडीनेस एंड मैच्योरिटी, अब वो क्या सीख के आए हैं पहले, है ना, उनने क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती है। डेवलपमेंट रेडी फॉर कंटेंट, आप जो अपना कंटेंट बना के लाए वो उसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड तो नहीं हो जा रही है ना। हो सकता है आप बहुत हाई लेवल का कंटेंट बना के लाए हो, उसको बेसिक्स नहीं आते हो, तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी, उसको आता ही नहीं है। और इन केस उसको पहले से आता, आप दोबारा वही सेम चीज़ पढ़ा रहे हो, तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ कंटेंट। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एंड वेस्टेज ऑफ कंटेंट, ये 2 चीज़ हमको याद है।
और लास्ट है एटीट्यूड। जैसे वहाँ पे हमको लर्नर से एम्पैथी रखनी थी, यहाँ पे क्या प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज़। अब उनके अपने लाइफ एक्सपीरियंस है, उनने अपने स्कूल में कोई चीज़ सीखी है। अब किसी ने सीखा है कि भाई हिंदी इंग्लिश की क्लास से हम आए हैं, हम बच्चे बोलते हैं ना हम तो बीच में गाना भी लिख दें, हमारी राइटिंग इतनी ख़राब होती है कि टीचर क्या नाप के नंबर दे देता है, ऐसा हाथ दिखाता है ना कि नाप के नंबर देता है, हैंड्स पेन से नंबर देता है। अब ज़रूरी थोड़ी है वैसा ही हो, तो उनकी प्रायर नॉलेज अलग है, उनको सिर्फ ये पता है कि पेज भरना है, जितना ज़्यादा पेज भरो उतना ज़्यादा नंबर मिलता है। और कोई टीचर पॉइंट में देता है तो अब उसका अलग अलग है ना, तो प्रायर नॉलेज में भी अंतर आता है। और लास्ट है हमारा इन्वायरमेंट से क्या क्या टीचिंग पे इफेक्ट आ सकता है। तो इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़, टीचिंग एड्स, हम जैसे बता ना किसी बच्चे को डर लगता है तो आप ग्राफ बना के ले आए, तो नंबर की जगह क्या उसको ग्राफ दिख रहा है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, पाई चार्ट बना लिया, उसको एंगल दिख रहा है, कलरफुल चीज़ें दिख रही है, तो वो सीखना चाहेगा। फिर कोई प्रैक्टिकल चीज़ सिखानी है, आपके पास लैब है, लैब में क्या केमिकल वगैरह मिलाते थे, खूब मज़ा आता था ना केमिस्ट्री में हम लोग को, है ना। टेक है, कंप्यूटर सिखाना है तो कंप्यूटर लैब में बच्चों को ले जाना पड़ता है। तो क्या फैसिलिटीज़ जितनी ज़्यादा होती है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चे करके देखते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं। उसके बाद लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है, पॉजिटिव हो, सेफ हो, इंक्लूसिव क्लासरूम हो, किसी को बुली नहीं किया जाए, किसी को परेशान नहीं किया जाए, भेदभाव नहीं हो, प्रेजुडिस नहीं हो, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और लास्ट है हमारा सपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमको ये जो सारी चीज़ें हैं पॉजिटिव सेफ इंक्लूसिव बनाने के लिए क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेशन जितना सपोर्ट करेगा उतना बेटर बनाया जा सकता है। अब आइए मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब जैसे हमारे फैक्टर्स इफेक्टिव टीचिंग थे ना, वैसे मेथड्स ऑफ टीचिंग भी अलग अलग होते हैं। क्या, टीचर सेंटर्ड, जिसमें लर्नर पैसिव होगा। लर्नर पैसिव का मतलब लर्नर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होगा, टीचर जो बताएगा वो सीख लेगा। लर्नर सेंटर्ड क्या, इसमें अब लर्नर एक्टिव होगा, लर्नर खुद से करके सीखेगा, टीचर सिर्फ गाइड करेगा, है ना। तो पहला लेक्चर मेथड, इसको चॉक एंड टॉक मेथड भी बोला जाता है। एफिशिएंट फॉर लार्ज ग्रुप, लो रिटेंशन, मतलब टीचर आपको खड़ा हुआ सामने, जो जनरल हमारी क्लास चलती थी ना पहले, वैसा सामने खड़ा हुआ, उसने वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, आपने वो कॉपी में उतार लिया, याद कर लिया, है ना। तो ये चीज़ आपको उसने समझा दी, आपको समझ आ गई। लो रिटेंशन पर हर दिन हमको थोड़ी याद रहता है कि टीचर ने हर क्लास में बराबर बराबर क्या बोला था, आपको एक्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट याद रहता है कि मतलब टीचर ने कभी आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया तो मल्टीप्लाई करना सीख गए, पर आपको सारे सम नहीं याद है। आपको 20 सम अगर ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करवाए थे तो आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन आता है, आपको 20 के सम नहीं याद है ना। उसके बाद लेक्चर डेमोस्ट्रेशन। अब क्लास में जैसे फिजिक्स समझाने के लिए जीतू भैया का सीन देखा है ना हम सब ने कोटा फैक्ट्री में, कि क्या एक टायर ले आया रस्सी पे बांध के, टायर को ज़ोर से घुमाया तो टायर ऐसे फ्लैट था, ऐसे खड़ा हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या, डेमोस्ट्रेशन, लेक्चर में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे, प्रैक्टिकली करके कोई चीज़ें सिखा रहे हैं, है ना। टीम टीचिंग, इसके साथ एक पैनल टीचिंग होती है। तो टीम टीचिंग क्या, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स आएंगे और सिंगल क्लास को पढ़ाएंगे। तो हो सकता है जैसे मैं आपको कम्युनिकेशन अगर पेपर 2 पढ़ाऊंगा तो मुझे कम्युनिकेशन का फिल्म वाला पार्ट या एडवर्टाइजिंग वाला पार्ट बहुत अच्छे से आता है। क्या, मैं पहले एडवर्टाइजिंग फील्ड में काम करता था। अब हो सकता है मैं रिसर्च के लिए कोई एक्सपर्ट टीचर ले आऊँ, अब वो भी है कम्युनिकेशन का ही टीचर, पर क्या उसकी रिसर्च कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है ना। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें। अब आइए लर्नर सेंटर्ड मेथड्स क्या क्या होते हैं। अब इसमें लर्नर एक्टिव है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, टीचर ने एक प्रॉब्लम दे दी, बच्चे उस पर डिस्कस करें, तो टीचर ने क्या सिर्फ गाइड किया, डायरेक्शन दिखाया। प्रोजेक्ट मेथड, टीचर ने बता दिया कि ये प्रोजेक्ट है, आपको बनाना है। अब थर्माकोल से आपको विंड मिल बनानी है, तो आप तो बोलोगे सर टीचर तो इसमें सब चीज़ कर रहा है, उसने बताया भी कैसे कैसे बनाना है, उसने करके भी दिखाया, नहीं। पर अब आप थर्माकोल काटने बैठे, आपको पता चला कि अरे चाकू से नहीं थर्माकोल कटर से कटता है। रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट की ना आपने, कि अरे थर्माकोल बहुत सॉफ्ट होता है, या कोई चीज़ होती है, तार लगाने के लिए आपको अलग टेप आता है, सेलफोन टेप से नहीं लगाते हैं। ऐसे अलग अलग रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम हम सीखते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ रिसर्च मेथड भी बोलते हैं। आई फाइंड आउट, स्टूडेंट खुद करता है। अब जैसे हम सब ने क्या किया, जैसे मान लीजिए मिर्ची हमने कभी खाई, तीखी लगी ना, हमको पता चल गया इसको क्या सीधे नहीं खा लेना, पूरी मिर्ची चबा लो तो क्या तीखा लग जाता है। कभी कभी मिर्ची बहुत ज़्यादा भी तीखी होती है, कभी कभी कम भी तीखी होती है। तो क्या लाइफ एक्सपीरियंस से सीख रहा है, डिस्कवर करके सीखा हमने, क्या ट्रायल और एरर से। केस स्टडी, किसी एक पर्टिकुलर केस स्टडी करना। जैसे मान लीजिए जब पहली बार केलॉग्स इंडिया में आया था तो उसको नहीं पता था यहाँ के लोग गर्म दूध में खाना खाते हैं, है ना। उनने क्या नाश्ता गर्म दूध में खाने वाला नहीं बनाया, उनका तो ठंडे दूध में खाया जाता है। उनने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, गर्म दूध में डाला, पूरा सॉगी हो गया, चिपक गया आपस में। अब किसी ने खाया ही नहीं, चला ही नहीं, क्या नहीं की थी उनने, केस स्टडी। तो अब पता चला पर्टिकुलर किसी चीज़ को जानने के लिए, कोई चीज़ कैसे बेटर हुई है, कोई चीज़ कैसे ख़राब हुई, वो जानने के लिए क्या की जाती है, केस स्टडी। अब फ्लिप्ड क्लासरूम, ये याद रखिएगा यूजीसी का बहुत ही फेवरेट है। इसमें क्या होता है, होमवर्क, आपकी जो पढ़ने वाली चीज़ है, आप सब घर से पढ़ के आते हैं ना, जो टीचर आपको होमवर्क देता है वो स्कूल में होगा, कि सवाल आप स्कूल में आके करेंगे। पढ़ने वाला जो लेक्चर कंटेंट है वो घर पे देख के आएंगे, और होमवर्क जो प्रैक्टिस है उसको कहाँ क्लास में करेंगे। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, फ्लिप्ड क्लासरूम। पलट गई चीज़ें, होमवर्क कहाँ हो रहा है, क्लास में, क्लास वर्क कहाँ किया गया, होम पे, है ना। ठीक है, चलिए
अब दो मेथड्स और होते हैं क्या, ऑनलाइन ऑफलाइन। एक कैटेगराइजेशन का तरीका और है। ऑफलाइन क्या, हम जो स्कूल में गए जाके पढ़ते थे ना, हम लोग खुद बैग टंगा के जाते थे, मोटे मोटे बस्ते ऐसे 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 चलते हुए, है ना, वो हमारा, वो कैसा था हमारा, फेस टू फेस स्ट्रक्चर्ड था, इतने बजे जाते थे इतने बजे छूटते थे, डायरेक्ट इंटरेक्शन था हमारा, डायरेक्ट सोशल इंटरेक्शन। वो कैसा था हमारा ऑफलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड क्या, ई लर्निंग। ये क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं जो हम लोग ऑनलाइन सीखते हैं, जूम से सीखते हैं या किसी हमने कोर्स में एनरोल कर लिया, जैसे आप लोगों ने भी किया ना, कई सारे ऑनलाइन क्लासेज आती हैं, कई सारे बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनका आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, क्या है सब आपके ऑनलाइन लर्निंग के तरीके। क्या होते हैं वो, फ्लेक्सिबल होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं। आप जैसे मेरी क्लास कहीं भी घर पे बैठ के देख रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, साथ साथ सीखते जा रहे हैं ना, इस तरीके से। क्या फ्लेक्सिबल है, एक्सेसिबल है, सेल्फ पेस, अपनी स्पीड से सीख सकते हैं आप। मैंने कोई चीज़ बताई आपको समझ नहीं आई तो आपको दोबारा पूछना पड़ा नहीं, आपने वीडियो बैक किया, अपनी पेस पे सीख रहे हैं, 2 बार 4 बार 10 बार सुना, समझ गए, है ना। अब इंडिजीनियस, इंडिया के कुछ एग्जांपल्स इसमें, स्वयं एंड स्वयं प्रभा, बहुत ही फेवरेट एग्जांपल्स हैं यूजीसी नेट के, ये तो ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए इनकी अलग से भी स्लाइड बनाई है मैंने। तो अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि स्वयं और स्वयं प्रभा क्या है, मूक्स। मूक्स का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो स्वयं प्रभा आपका DTH TV चैनल्स हैं एजुकेशन के लिए, पहले 32 थे, फिर 34 हुए, अभी तो खूब सारे। ये क्या कराते हैं, 9th से लेके 12th तक की पढ़ाई कराते हैं। 12th भी कैसा, आपको फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सपोर्ट करते हैं, जैसे IIT हो गया, नीट हो गया, इनकी भी कोचिंग्स आती है उस पर, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक, तो आगे चलते हैं। टीचिंग एड्स, सपोर्ट सिस्टम, पर्पस क्या होता है, मेक लर्निंग इंगेजिंग, सेंसरी, क्लियर। अब कोई चीज़ हम देखें, उससे ज़्यादा क्या याद होगी जब करी हमने, है ना। क्या होता है, हमारे पास एक बुक है ना, उसमें सिर्फ चीज़ें लिखी हुई हैं, वो हमको कम पसंद आती है। एक बुक है उसमें फ़ोटोज़ बनी हुई है, वो बुक और ज़्यादा पसंद आई, अब उसी की किसी ने पिक्चर बना दी बुक की, वो और ज़्यादा पसंद आई। अब किसी ने हमको उस पिक्चर में रोल दे दिया, तो हमको तो पूरी स्क्रिप्ट ही याद हो गई, वर्ड बाय वर्ड डायलॉग याद हो जाएगा ना। तो इस तरीके से क्या टीचिंग एड्स आपके क्या काम करते हैं, इंगेजिंग, ज़्यादा इंगेजिंग बनाओगे, जितना ज़्यादा इंगेजिंग उतना ज़्यादा याद होगा, जितना ज़्यादा याद होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, है ना, याद रखना है हमको, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। तो एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, तो इसको बोलते हैं, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस इज़ योर एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसका क्या कहना है, 10% वॉट यू रीड, जो आप पढ़ते हैं उसका आपको 10% याद रहता है, जो आप सुनते हैं उसका 20%, जो आप देखते हैं, है ना, वीडियोस हो गया, एग्जीबिशंस हो गया, आपने देखे ना कोई चीज़ प्रैक्टिकली आपको दिखी, कार, सुंदर सी कार दिखी तो आपको नाम याद रह गया ना, एग्जीबिशन। वो कोई वीडियो से लेक्चर से पढ़ रहे हैं, अब आप सब लोग बुक से पढ़ सकते हैं, बुक्स आती है मार्केट में, पर आप लोग वीडियो लेक्चर से क्यों पढ़ रहे हैं, एक टीचर है आपको दिख रहा है, समझा रहा है ना, वॉच वीडियोज़। तो वॉट यू सी का 30% याद रहता है। उसके बाद वॉट यू हियर, सी एंड हियर, अब ऑडियो विजुअल पिक्चर है ना, सिर्फ देखी नहीं जा रही, मतलब स्टिल पिक्चर नहीं है, पोस्टर नहीं है, ऑडियो विजुअल टीवी वाला हिसाब किताब, तो क्या वो 50% याद रहेगा। जो खुद से लिख के, अब आपको इसने आपने लेक्चर सुना, आपने खुद से अपने हाथ से नोट्स बनाए, तो वो आपको अपने हाथ के बनाए हुए नोट जल्दी समझ में भी आएंगे और ज़्यादा याद भी रहेंगे। और लास्ट व्हाट यू डू, अब मैंने आपको बताया क्लास कैसे पढ़ानी है। अब कल को मान लीजिए जाके आपने अपनी कॉलेज में अपने साथ के 10 दोस्तों को इकट्ठा करके सेम क्लास पढ़ाई, तो आपको वो चीज़ तो एग्जाम याद रह जाएगी ना, इसीलिए। तो दिस इज कॉल्ड एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। उसका सीक्वेंस है, रीड सबसे कम याद रहता है, देन हियर, देन व्यूइंग इमेजेस, वॉच वीडियोस, है ना, फिर एग्जीबिशन, फिर डेमोन्स्ट्रेशन करने पे ज़्यादा याद रहेगा, वर्कशॉप में उससे ज़्यादा याद रहेगा, फिर खुद करेंगे तो सबसे ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। आइए, तो एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस खत्म हो गया। एब्स्ट्रैक्ट सिंबल, बेसिक चीज़ें याद रखेंगे, चीट कोड वाला पार्ट ना, चीट कोड सीरीज़ हमारी भूलना नहीं है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस से जो करेंगे वो हमको सबसे ज़्यादा मोस्ट याद रहेगा। मोस्ट क्या है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। लीस्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल। एब्स्ट्रैक्ट सिंबल मतलब लिखा हुआ, बिना फोटो वाली बुक, कंफ्यूज नहीं होना है, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल ना। विजुअल सिंबल्स, ये मेरा यूजीसी नेट चैनल का लोगो बनाइए, आपको ज़्यादा याद रहेगा, पर मेरे इस वीडियो का कैप्शन क्या है ये आपको नहीं याद, ठीक है। चलिए, अब क्या तरीके होते हैं टीचिंग एड्स के, 2 कैटेगरीज होती हैं, पहला ट्रेडिशनल, दूसरा मॉडर्न। ट्रेडिशनल, नॉन टेक। अब नॉन टेक तो इनको नहीं बोला सकता, पर ट्रेडिशनल मतलब जो पहले से यूज़ होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हमको लगता है। क्या, चॉक एंड बोर्ड, चार्ट पेपर्स, हम लोग बचपन में चार्ट देखते हैं ना, एटलेस, जो आपका मैप दिखता है बड़ा सा पेपर वाला, वो भी चार्ट ही आपका है ना, ठीक। उसके बाद पिक्चर्स, फोटोज़, हमको क्या छोटे छोटे आते थे कि सबको फल के 50 फ़ोटो चिपका के, फल के 10 फ़ोटो कॉपी में चिपका के लाना, उनका नाम लिख के, किया है ना सबने, वो चीज़ें, है ना। ऑडियो एड्स,
है ना, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, क्या बोल बोल के, जैसे हम स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल है हमारा, बोल के ही सिखा रहा है ना। ऑडियो विजुअल, फिल्म प्रोजेक्टर्स के थ्रू हमको पढ़ाया जाता है ना, प्रेजेंटेशन टीचर बना लाया और उसको बोर्ड पे लिखना नहीं पड़ रहा है, उसने प्ले किया, दिख गया, उसने अंडरलाइन कर दिया जो भी पार्ट उसको लग रहा है वहीं पे आपके स्क्रीन पे, और आपको दिखता चला गया, है ना। अब आइए मॉडर्न पे। मॉडर्न आपका होता है स्मार्ट बोर्ड्स। स्मार्ट बोर्ड जैसे मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ना, स्क्रीन पे लिखता जा रहा हूँ मैं, किसी भी पार्ट को अंडरलाइन हाईलाइट कर सकता हूँ, बोल्ड या इंटरैक्टिव कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, है ना। दिस इज योर कल स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल डिस्प्लेज आपके, जैसे आपकी खुद की स्क्रीन हो। देन कंप्यूटर एंड इंटरनेट, एक्सेस दिया, ऑनलाइन सोर्स दिए, सेल्फ पेज दिया, जितनी भी चीज़ हमने पढ़ी ऑनलाइन की फ़ायदे में, है ना। एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अब गूगल क्लासरूम, क्या इसमें आपके असाइनमेंट भी ऑनलाइन एक ही फोल्डर में जमा हो जा रहे हैं, आपकी अटेंडेंस भी मेंशन की जा रही है, क्या इन सब चीज़ों को मिला के उन्होंने एक सिस्टम ही बना दिया, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या ऐप बना दिया, इसको क्या बोला हमने, और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इवेल्यूएशन सिस्टम, अब हमने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई कैसे की जाती है वो देख ली, कैसे सिखाया जाता है वो भी देख लिया, कितना सीख रहा है इंसान वो भी पता कर लिया, एडगर डेल्स कौन से। अब उसने कितना सीखा उसको चेक भी तो करना पड़ेगा ना, तो जो चेक करने वाला काम होता है क्या, रिजल्ट वाला पार्ट, उसको बोलते हैं इवेल्यूएशन सिस्टम। तो सबसे पहला पर्पस ऑफ इवेल्यूएशन क्या है, मेजर करना, क्या, लर्निंग को। याद रखिएगा, जहाँ पे मेजर की बात आएगी क्या, इवेल्यूएशन की बात हो रही है। प्रोवाइड फीडबैक एंड इम्प्रूव टीचिंग, हमने पढ़ा ना डायनेमिक प्रोसेस है टीचिंग। अब बच्चे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसने समस्या बताई, अब उस समस्या का समाधान भी तो हमें देना है ना, तो इसीलिए ना। ठीक है, तो जब आप तुरंत देखते हैं डायग्नोस्टिक और असर तुरंत जवाब देते हैं, क्या करिकुलम में नहीं, रिजल्ट नहीं चेक करें, तुरंत चेक करें, तो क्या बोला जाता है उसको, फॉर्मेटिव, है ना, F फॉर फॉर्मेटिव। और दूसरा एवेल्यूएशन का तरीका होता है समेटिव। समेटिव क्या होता है, पूरे सिलेबस को चेक करने के लिए, कि आपने 10वीं पास की, आपको एल्जेब्रा आता है, आप नोवेल्स पढ़ सकते हो, है ना। आप मान लीजिए आपने सोशल साइंस पढ़ा था, आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पता है, आपको प्रेजुडिस वर्ड का मतलब पता है, आपको चिपको मूवमेंट पता है, इस तरीके की चीज़ें, ये क्या आपका है समेटिव असाइनमेंट, जो पूरी क्लास खत्म होने का करिकुलम को चेक कर रहा है ना। फॉर्मेटिव असाइनमेंट जो आपकी पर्टिकुलर क्लास को चेक कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मेटिव और समेटिव याद रहेगा। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, अ गुड टेस्ट इज वैलिड मेजर, वही मेजर कर रहा है जो मेजर करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे को हाइट मेजर करनी है और मैं वेट बता रहा हूँ लोगों का। अगर मैं किसी को बाथरूम स्केल पर खड़ा कर दूँ, हाँ यार इसका 60 किलो वजन है तो इसकी 6 फीट हाइट होनी चाहिए, सही बात है क्या, कम ज़्यादा हो सकती है ना। इसीलिए मेजर वही करे जो मेजर करना है। रिलायबल, प्रोवाइड कंसिस्टेंट रिजल्ट, भाई अगर मैं इस स्केल पे खड़ा हुआ, मेरा 60 किलो वजन आया है, तो मैं कहीं बाहर जाऊँ उस पर भी आया, तो क्या कंसिस्टेंट रिलायबल, तभी मानोगे ना इसको। पर चला मैं हॉस्पिटल की स्केल पे कर रहा हूँ तो 45 आया, घर पे आया, तो क्या दोनों में से एक स्केल तो ख़राब है ना। जो ज़्यादा बार सेम रिपीटेड आएगा वो क्या, रिलायबल हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस इन स्कोरिंग, हमको क्या अपने पर्सनल बायस से फ्री होके, हमारा पहचान का है नहीं है, हमको स्कोर कैसे अच्छे से देने चाहिए वैल्यूएशन में। ठीक है, तो वैलिड होने के लिए हमने जो बच्चों से सवाल पूछा है उसका सही जवाब अगर बच्चों ने दिया तो नंबर दे दीजिए। ऐसा नहीं कि पेज भर रहे तभी नंबर दे रहे हैं। वैलिड, जो मेजर करना है क्या, हमको कितना ज़्यादा लिख पा रहे हैं वो मेजर नहीं करना है, कितना बच्चे चीज़ समझ पाएँ वो मेजर करना है। दैट्स योर वैलिडिटी, है ना। जैसा मैंने बताया था वैसा ही वो रिलायबल ना। ऑब्वियसली मैं जो टीचर एज अ टीचर सिखाऊंगा वो रिलायबल रहेगा। आप आए हैं मेरे चैनल पर तो आपको कुछ रिलायबिलिटी रहेगी ना मेरी, तो आप उतना ज़्यादा मिलता जुलता लिख के आएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ सही लिख के आऊँ पेपर में। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, पर्सनल बायस से फ्री होके, अपने पर्सनल बेसिस पे किसी नंबर नहीं काटने, है ना। टाइप्स, बेस्ड ऑन टाइमिंग। अब कैसा, डायग्नोस्टिक, जैसे मैंने आपको बताया ना, डायग्नोस्टिक क्या, इंस्ट्रक्शन चेक प्रायर नॉलेज। अब मेरे को 5वीं के बच्चों को पढ़ाना है, तो मेरे को किसी ने बोला सर इनको सब चीज़ें आती हैं, आप तो इनको टेबल के आगे सिखाना शुरू करो, है ना, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, या तो मैं इनको रूट या क्यूब रूट सिखाना शुरू करूँ। तो मैं पहले उनसे पूछूंगा ना, हाँ मेरे को 17 की टेबल सुनाओ, मेरे को 10 की टेबल सुनाओ। टीचर होता है ना, अब नई क्लास में जाता हो तो पुराना आपने क्या सीखा है पूछता है, या कॉलेज में भी आता तो पूछता है आप कौन से बैकग्राउंड से, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, किससे हो, क्यों, वो आपकी प्रायर नॉलेज चेक करना चाह रहा है। आपको जो प्रायर आता होगा उसके बेस पर आपको सिखाना शुरू करेगा ना। अब मैं किसी पहली के बच्चे को प्रायर नॉलेज, उसको 1 2 3 भी नहीं आती और उसको 2 × 2 बताना बैठ जाऊँ मैं, तो उसके लिए तो 2 + 2 भी 4 है, 2 × 2 भी 4 है, तो उसके लिए तो सेम ही बात हुई ना, बस प्लस पहले ऐसे था उसको हमने ऐसे कर दिया, अब ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं, है ना। तो इसलिए डायग्नोस्टिक बहुत ज़रूरी है। प्रायर नॉलेज, प्रायर नॉलेज जब भी चेक की जा रही है उसको क्या बोलेंगे आप, डायग्नोस्टिक, याद रखिएगा, कीवर्ड है इसका। फॉर्मेटिव, मॉनिटर इंस्ट्रक्शन वाइल लर्निंग। अब मैंने आपको कुछ पढ़ाया तो मैंने आपसे सवाल पूछा, आपको समझ आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे नहीं सर हमें ये पर्टिकुलर पार्ट नहीं समझ में आया, तो जैसे ही आपने बताया मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँ। ये क्या था, फॉर्मेटिव था मेरा। ठीक है, समेटिव असाइनमेंट। अब समेटिव आप यूजीसी नेट का पेपर मेरे को देने के बाद, मेरे से पढ़ने का दे के आए, अब आप पास हुए नहीं हुए, वो क्या होगा मेरा समेटिव। फाइनल एग्जाम, हमारा फाइनल एग्जाम क्या है, यूजीसी नेट। तो
तो याद रहेगा SA1 FA1 SA2 FA2 होता था ना हमारा। तो फॉर्मेटिव क्या छोटा एग्जाम इसलिए होता था क्योंकि क्या जो पर्टिकुलर 1 2 10 5 100 क्लासें हुई हैं हमारी उनको चेक करने के लिए, टोटल करिकुलम को चेक करने के लिए क्या होता है समेटिव होता है, ठीक है। अब मॉडर्न 2 सिस्टम आए, तो CBCS प्लीज़ याद रखिएगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये UGC नेट का फेवरेट टॉपिक है। ये क्या करता है बच्चों को देता है स्टूडेंट्स को क्या चूज़ करने के, आप कभी भी क्लास कर सकते हैं, आपके इतने पर्टिकुलर क्रेडिट होने चाहिए, है ना। क्रेडिट कैसे, हर सेमेस्टर में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्रेडिट होते हैं। आपको MA पास करने के लिए टोटल 120 क्रेडिट चाहिए, तो कितने क्रेडिट सेमेस्टर में हो सकते हैं 4 सेमेस्टर। अब ज़रूरी नहीं हो आप 4 सेमेस्टर एक ही साथ करें, अब 2 साल के गैप पे 1 साल के गैप पे कीजिए, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम, अब बच्चे अपने पसंद का सब्जेक्ट ले सकते हैं, अब उनको ज़रूरी नहीं कि यही 5 सब्जेक्ट लेने, उनको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिया गया कि इसका ये क्रेडिट इसका ये क्रेडिट। तो हाँ ऑब्वियसली जिस स्ट्रीम में आप कर रहे हैं, आप कॉमर्स में कर रहे हैं तो उसमें मैथ्स के सब्जेक्ट के ज़्यादा क्रेडिट होंगे, अकाउंट्स के सब्जेक्ट के ज़्यादा क्रेडिट होंगे और डिजिटल मार्केटिंग के सब्जेक्ट के ज़्यादा क्रेडिट होंगे, पर हिंदी इंग्लिश के कम क्रेडिट होंगे, पर क्रेडिट्स होंगे। तो आप इलेक्टिव सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, आपको टोटल इतने क्रेडिट इकट्ठे करने हैं। चॉइस किसके पास है, स्टूडेंट के पास, ठीक है। देन यूजेस ग्रेडिंग सिस्टम, क्या SGPA एंड CGPA। इवेल्यूएशन इज स्प्लिट, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट CIN एंड सेमेस्टर। कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, अब जैसे आपने बैचलर या मास्टर्स का जब पेपर दिया होगा तो आपका एक इंटरनल एग्जाम होता है ना, कैसे 20-20 नंबर का एग्जाम होगा, एक 60 नंबर का एग्जाम होगा। 20-20 नंबर के एग्जाम किस लिए होते थे, हमारी 1 यूनिट या 2 यूनिट जो हमने पढ़ाई आप उसको चेक करेगा। फॉर्मेटिव और समेटिव वाला हिसाब किताब है यहाँ भी, है ना। जो फॉर्मेटिव होता है छोटा एग्जाम जो आपका होता है वो आपका CIA कोर्स कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट में जो पढ़ा रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, जो मेरा कमेंट सेक्शन आपको बताएगा। आप नेट में पास हुए नहीं हुए या मेरा एंड सेमेस्टर, है ना, दिसंबर वाला नेट के लिए अप्लाई कर दिया सबने, 7 नवंबर तक डेट है, प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, जो हमारा UGC नेट का एग्ज़ाम चेक करता है, क्या कंडक्ट स्कोर्ड बाय कंप्यूटर। इसमें जो बायस है कि टीचर किसी को बायस हो गया, कोई नाम देख लिया, रोल नंबर देख लिया, किसी को कर दिया, वो नहीं हो सकता। क्यों, कंप्यूटर चेक कर रहा है, सिस्टम चेक कर रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस 0 हो गई इसमें चेक करने के लिए, ठीक है। एडवांटेज फास्ट रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव वही बायसनेस नहीं होगी, और स्केलेबल, कितने भी लोगों को बहुत जल्दी चेक कर सकते हैं साथ में। अब कुछ चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में अंतर। तो मेजरमेंट क्या होता है, 100 में से 75 अगर आपका नंबर आए तो 75 आपकी मेजरमेंट हो गई, है ना, ना आगे ना पीछे, 100 में से 75, 75 इज योर मेजरमेंट। असेसमेंट, असेसमेंट क्यों यूज़ किया जाता है भैया, रैंक करने के लिए। अब जैसे क्लास में मैं आपको 4th रैंक आई आपकी 75 नंबर पे ना, तो आप नंबर नहीं बताओ, आपने 4th बोल दिया तो लोग गेस कर सकते हैं ना, इस तरीके से 1/4 वाला पार्ट हिसाब किताब ना। इसमें आप क्या कर रहे हो, रैंक कर रहे हो। तो रैंकिंग याद रखिएगा, पहला कीवर्ड रैंकिंग होगा, दूसरा प्रोसेस ओरिएंटेड एंड लास्ट वन इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, है ना, फाइनल ग्रेड जो मिलता है आपको, इवैल्यूएशन का भी यूज़ कर रहा है। तो ऐसे याद रखेंगे हम लोग, क्या मेजरमेंट सबसे छोटा, फिर ये सर्कल लगाया, इसके ऊपर बड़ा सर्कल, दिस इज योर असेसमेंट, एंड देन योर बिगेस्ट सर्कल इज इवैल्यूएशन, ठीक है। तो सबसे छोटी डिग्री क्या, मेजरमेंट, उसके बाद असेसमेंट एंड द बिगेस्ट डिग्री इज इवैल्यूएशन। आई अब हम पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो लेवल टीचिंग के 3 लेवल होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। किसने दिए थे, हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट ने। तो HMH के नाम से आप ऐसे एक्रोनिम बना के याद रख सकते हैं, क्या HMH, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। अब HMH हमने एक्रोनिम क्यों बनाया था, कुछ और एक्रोनिम भी तो बना सकते थे, है ना। तो अब इसीलिए याद रखना है कि आपको नाम याद रखना है कि किसने दिए थे, UGC नेट पूछता है ये सवाल। तो HMS क्या, एक गांधी जी ने भी सेम जैसे इनने 3 लेवल ऑफ टीचिंग बताए, ऐसे गांधी जी ने जैसे हमारे ब्लूम के 3 टैक्सोनॉमी थे उनने ही बताया था 3 तरीके से सीखने होते हैं, क्या, हैंड, हार्ट और माइंड, है ना। तो HHM था वो, हैंड मतलब जो चीज़ आप करके देखते हो, साइकोमोटर डोमेन वाली, हार्ट इफेक्टिव डोमेन वाली, और माइंड आपका कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। चलिए तो अब लेवल्स ऑफ टीचिंग पे आते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग, पहला मेमोरी लेवल, ये आपका लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। इसमें क्या कीवर्ड होगा, पहला कीवर्ड सीक्वेंशियल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सीक्वेंशियल आपका कीवर्ड है। इसका ये कैसा मेथड है,
टीचर सेंटर, टीचर जो भी बता रहा है एज इट इज़ सीख लिया जा रहा है। बच्चे को 1 2 3 4 गिनती सिखा दी गई तो उसको पता है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आएगा। उसको नहीं पता इसको जोड़ें कैसे ना, लोवेस्ट लेवल है। इसमें क्या रोट लर्निंग कराई जाती है, मगिंग कराई जाती है। रट्टा मारना जो हमने सुना है ना संस्कृत और मराठी के साथ जो हम करते थे, रट लेते थे। अगर किसी ने फिल इन द ब्लैंक्स ऊपर नीचे अगर कर दिया तो हमारे इंतजार गलत हो जाते थे। तो इसीलिए क्या, तो इसमें पहला कीवर्ड सिक्वेंशियल, दूसरा रोट लर्निंग ROTE लर्निंग, एंड लास्ट वन इज मगिंग। कहीं भी ये दिखे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात होती है, किसने दिया था, हर्बर्ट ने, खट से टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये दिया था मॉरिसन ने, ये आपका मॉडरेट लेवल ना, मेमोरी लेवल से एक लेवल ऊपर की बात है। इसमें टीचर का रोल प्राइमरी है, पर यहाँ पे आपका स्टूडेंट भी एक्टिव होगा। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहा है, स्टूडेंट का भी कुछ पार्ट होगा। सिर्फ पैसिवली जो बता दे रहा है एज इट इज़ नहीं सीख लेगा ना, थोड़ी सी क्रिटिकल बात सीखेगा, इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करेगा ना। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आई है, पर थोड़ा समझने की कोशिश करेगा। 2+2 ऑपरेशंस परफॉर्म करके खुद से देख रहा है वो, है ना, ठीक है। इसका कीवर्ड क्या है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से सीखेगा। अब मैंने आपको बोल दिया कि 4 पैर 2 कान 2 सींग वाले सब मैमल होते हैं, तो किसी बच्चे ने बोला सर गाय मैमल है, मैंने कहा हाँ। तो दूसरे बच्चे ने बोला सर भैंस भी मैमल है, मैंने कहा हाँ। तीसरे बच्चे ने बोला हिरन सर। अब क्या बात तो सही है, उसकी 2 सींग है, 12 सिंगा की पर सींग है क्या, उसने एग्जाम्पल दिए, कंपैरिजन करके सीखा। तो क्या है आपका हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल। मैंने आपको एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बताया, आपने क्या उसको इमिटेट देखा, वो कहाँ सिमिलरली अप्लाई हो सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। किसने दिया था, मॉरिसन ने। देन लास्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज हाईएस्ट लेवल टीचिंग, हंट ने दिया था रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। टीचर का रोल अब इसमें प्राइमरी हो जाता है, क्या लर्नर सेंटर्ड मेथड यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। क्या स्टूडेंट एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है एक तरीका, रियल लाइफ प्रॉब्लम। अब जैसे थर्माकोल को काटना है तो थर्माकोल कटर क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, बच्चे ने खुद करके देखा ना। चाकू यूज़ करो दांत वाली तो क्या थर्माकोल फटने लगता है, पर थर्माकोल कटर से कहता है बहुत स्मूथ कटता है ना। ये कैसा होगा, नॉन ऑर्गेनाइज्ड होगा। अब बच्चा किस समस्या में कब फंसेगा आप तो नहीं बता सकते ना, बच्चे अपनी प्रॉब्लम पे खुद से आएंगे। तो इसके कीवर्ड्स याद रखेगा, इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब बच्चा समस्या में कहीं आया तो उसने पहले खुद से हल किया ना, अरे मैंने किसको ये चीज़ करते देखी है, वो तब सीखा। क्रिटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। आइए अब फेजेस ऑफ टीचिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फिलिप W जैक्सन, आपको ये नाम याद रखना है। तो 3 फेजेस की हमने बात की थी ना, प्री एक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव स्टेज एंड पोस्ट एक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव स्टेज को क्या बोला जाता है, काम फेज। तो काल्म फेज दिखे जहाँ भी आपको, जहाँ पे शांत वाला फेज की बात की जा रही है वो भी दिखे आपको, क्या टिक लगा देंगे आप, प्री एक्टिव फेज। क्या है यहाँ पे, टीचर अपने गोल्स डिसाइड कर रहा है, कंटेंट क्या पढ़ाएगा वो डिसाइड कर रहा है, स्ट्रेटजीज पे डिसाइड कर रहा है ना, ये सारी चीज़ें। आपका नेक्स्ट है इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज क्या होता है, जब आप एक्चुअली क्लास में जाके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चे कोई चीज़ आपसे सीख रहे हैं, ठीक है। ये आपका इंटरएक्टिव फेज होता है। पोस्ट एक्टिव प्लानिंग, प्री एक्टिव प्लानिंग वाला स्टेज, इंटरएक्टिव जब आप एक्चुअली पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे आप, फॉर्मेटिव असेसमेंट, बच्चों ने कोई समस्या बताई वहीं पे आपने उसका सोल्यूशन देखा, बता दिया। देन पोस्ट एक्टिव फेज क्या, इवेल्युएशन फेज। यहाँ पे आप क्या, समेटिव, याद रखिएगा लिंक करके पढ़ेंगे तभी नंबर बना पाएंगे। UGC नेट आप सीधे सीधे सवाल नहीं पूछता है, क्या हाई लेवल्स में पढ़ता है। तो 3 स्टेजेस क्या क्या होते हैं, 3 फेजेस, प्री एक्टिव प्लानिंग, काम स्टेज भी बोला जाता है उसको। देन इंटरएक्टिव फेज, जब बच्चों को आप एक्चुअली पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैनेजिंग द बिहेवियर, रियल टाइम रिस्पॉन्स, है ना। एंड देन पोस्ट एक्टिव इवेल्युएशन वाला फेज। हमने टीचिंग की 4 क्या बेसिक रिक्वायरमेंट थी, टीचर, स्टूडेंट, सब्जेक्ट एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग हमने पढ़ा, टीचर सेंटर्ड मेथड्स। क्या, प्राइमरी रोल टीचर का होगा, टीचर इसमें एक्टिव होगा, प्लानिंग पहले से करके आएगा। ये पर कैसे होते हैं, 1 वे होते हैं। अगर कोई पूछे 1 वे मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन से होते हैं तो आप क्या बोलेंगे, टीचर सेंटर्ड मेथड ना, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, लेक्चर, चॉक एंड टॉक बोला जाता है इसको, मैंने आपको बताया था। टीम टीचिंग, बहुत सारे अपने एक्सपर्ट्स इकट्ठे कर लिए, वो आपको सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन, चीज़ करके दिखा रहे हो, जीतू भैया टायर वाला एग्जाम्पल। प्रेजेंटेशन, टीवी रेडियो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या प्रोजेक्टर हमने पढ़ा ना, ट्रेडिशनल एड में पढ़ा हमने प्रोजेक्टर, क्यों, क्योंकि घर से पहले से प्लान करके आ रहा है ना। एंड देन यार पैनल डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, आप किसी सेमिनार में जाते हैं तो सब्जेक्ट मैटर पढ़ के आए ना, लोग अपना पेपर प्रेजेंट कर चुके हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं वो एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आइए लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, अब क्या क्या होते हैं यहाँ पे, रोल एक्टिव किसका होगा, लर्नर का या चाइल्ड या स्टूडेंट का, ठीक है। टीचर का रोल कैसा हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, गाइड करेगा, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन देगा, मतलब आपको सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शनल इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। क्या क्या होते हैं, ग्रुप डिस्कशन,
मैंने एक टॉपिक दे दिया, आप सब उस बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या बात कर रहे हैं वो आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ टॉपिक मैंने आपको बताया, क्या गाइड मैंने किया कि इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट। मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, असाइनमेंट दिया, तो मैंने आपको टॉपिक दे दिया, असाइनमेंट उस पर आप खुद लिख के आए, फॉर में लिखा, अगेंस्ट में लिखा, वो आपकी मर्जी। केस स्टडी, ह्यूरिस्टिक, सेल्फ रिसर्च मेथड मैंने आपको बताया था ना, याद रखिएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड वर्कशॉप, ये सारे क्या है आपके लर्नर सेंटर्ड मेथड। क्यों? क्योंकि लर्नर यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व है टीचर से, ठीक है। अब ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग में हमने पढ़ा था मूक्स, तो मूक्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। मूक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है, ये एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, है ना। मैसिव का मतलब कितने भी स्टूडेंट, 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट इसमें एनरोल कर सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर 1 लाख से भी ज़्यादा कर सकते हैं। कितने भी बच्चे एनरोल कर सकते हैं। अब मेरी क्लास कितने बच्चे देख रहे हैं मैं कंट्रोल नहीं कर सकता ना, कम देख सकते हैं, पर ज़्यादा कितने देख रहे हैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। कितने भी ज़्यादा देख सकते हैं, सबको देखनी है, सब देख सकते हैं एक साथ, सबके लिए ओपन अवेलेबल है। क्या? ओपन, एनी टाइम एनी वेयर। अगर आपके फ़ोन में यूट्यूब का ऐप है तो आप इसको कभी भी चला के कभी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, यूट्यूब है तो कहाँ चलेगा? इंटरनेट पे। तो कैसा होना चाहिए? अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल एनरोल कर सकते हैं। आप क्लास में तो 40 ही बच्चे बिठा सकते हो, पर ऑनलाइन क्लास कितने लोग सकते हैं? अनलिमिटेड। ओपन है, एनी टाइम एनी वेयर, ऑनलाइन इंटरनेट, ठीक है। इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? डाइवर्स लर्निंग, अनलिमिटेड एजुकेशन, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में कोई भी कहीं से कोई भी चीज़ सीख सकता है। डिस्टेंस, नॉन फॉर्मल। अब नॉन फॉर्मल कैसा? आपने दिन में सीखा, रात में सीखा, आपने पहले सेकंड यूनिट कर ली, फिर फर्स्ट यूनिट आप करने मेरे चैप्टर पे आओ। ज़रूरी थोड़ी आप ऐसे ही सीखो ना, आपको जो यूनिट नहीं आती है आप वो करोगे पहले, या फिर आपको जिसका इंटरेस्ट है कि जल्दी कवर कर सकते हो उसको करोगे। तो क्या नॉन फॉर्मल होती है, सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर नहीं होगा इसका, है ना। अब अपने स्पीड से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सीख सकते हो। दूसरा, वीडियो लेक्चर्स होंगे, नोट्स डाउनलोड कर सकेंगे आप, पीयर्स से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने जैसे आपको कोई डाउट कमेंट पे लिखा और किसी ने उसी कमेंट पे उसका रिप्लाई करके आंसर दे दिया मेरे से पहले, मैं तो एक टाइम से ही ऑनलाइन आऊँगा ना, तो क्या कम्युनिकेशन विद पीयर्स। एग्जाम्पल क्या है? MIT MIT ने सबसे पहले शुरू किया था, देन edX एंड कोर्सेरा। कोर्सेरा सबसे पहला आपका मूक माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, कोर्सेरा को याद रखना है, इंपॉर्टेंट। कहाँ की कंपनी थी? USA की। अब मूक्स से अलग हटके एक चीज़ होती है ओपन एजुकेशन रिसोर्स, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है मूक्स में, है ना। क्या? विकीपीडिया जो आपको होता है, अब वो भी ओपन है, कितने भी लोग पढ़ सकते हैं, है ना, ओपन एक्सेस है, ऑनलाइन इंटरनेट पे भी है, पर उसको हम क्या नहीं बोल रहे हैं? मूक नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वीडियो लेक्चर्स नहीं है, वो क्या है आपका ओपन एजुकेशन सोर्स है। इसके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं? विकीपीडिया, ई बुक्स एंड ब्लॉग्स। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ मूव, इम्प्रूव्ड एक्सेस, है ना, कोई कितने भी रिमोट एरिया से पढ़ सकता है, उसको आने की ज़रूरत नहीं है, कन्वीनियंस ज़्यादा, है ना। अफोर्डेबल अल्टरनेटिव ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। अभी जब हम स्वयं प्रभा में पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि स्वयं प्रभा तो फ्री है, और उनके एग्ज़ाम या सर्टिफिकेशन के लिए जब आप एनरोल करते हो तो क्या आप बहुत ही नॉमिनल फीस दे के कर सकते हो। तो क्या फॉर्मल एजुकेशन का एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव है ये। और लास्ट, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, अपने टाइम अपनी पेस से आप इसको सीख सकते हैं। अब UGC नेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ इसके नोट्स बना लीजिएगा, हैंड रिटन बना लीजिए। स्वयं प्रभा, तो स्वयं पे पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक होती है? 9th क्लास से शुरू होकर PG तक। शुरू किसने किया था? MHRD मिनिस्ट्री, है ना, MHRD मिनिस्ट्री प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस AICT, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इनने मिलकर शुरू किया था। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? प्रणब मुखर्जी जी ने, गुरु पूर्णिमा के दिन, है ना। गुरु पूर्णिमा कब थी? 9 जुलाई 2017। स्वयं प्रभा इतना ज़्यादा क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये इंडिजीनियस मूक्स है ना। फुल फॉर्म स्वयं का स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, याद रख लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है आगे पीछे करके, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। पहले स्वयं प्रभा क्या DTH चैनल थे, स्वयं प्रभा पे आपको 9th से 12th तक ही मिलता है ना, याद रखिएगा, ये स्वयं का है 9 to PG। स्वयं प्रभा पे आपको 34, पहले 32 चैनल थे, फिर 34 चैनल्स कर दिए गए थे। अभी तो बहुत सारे चैनल हैं, चैनल की एक सीक्वेंस की लिस्ट भी मैं आपको बना के दूंगा जब हम लोग आखिरी में करेंगे एब्स्ट्रैक्ट सीरीज़, है ना, मैं उसमें आपको एक लिस्ट बना के दूंगा, उसको याद करने का एक तरीका होता है, एक एक्रोनिम बना के हम याद करेंगे। तो कैसे चलते हैं? 24/7 चलते रहता है। अब 24/7 कैसे चलते हैं? दिन 4 घंटे की क्लास होती है, दिन में 5 बार रिपीट होती है, तो 4x5 है ना, और एक, ठीक, तो 5 बार रिपीट होती है, ठीक। उसके बाद 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है स्वयं में, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। अब स्वयं में देखिए बहुत सारी चीज़ें, पर आपको क्या क्या याद रखना है? शुरू किसने किया था?
MHRD मिनिस्ट्री प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस AICT। इनॉग्रेशन किसने किया था? प्रणब मुखर्जी जी ने। फुल फॉर्म याद रख लीजिए, डेट याद रख लीजिए, कब आया था, कार्डिनल प्रिंसिपल याद रख लीजिए, है ना, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ठीक है, आइए अब 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं स्वयं के। क्या? पहला वीडियो लेक्चर, जैसे हमने मूक्स के पढ़ा ना वैसा, ई ट्यूटोरियल, देन नेक्स्ट इज ई कंटेंट, आपका रीडिंग मटेरियल जो होता है वो। थर्ड इज असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, आपको क्विजेज मिलेंगे छोटे छोटे, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं चेक करने के लिए कि आपकी नॉलेज कितनी बढ़ रही है, फॉर्मेटिव असाइनमेंट वाला हिसाब किताब हमने पढ़ा था ना। मेजरमेंट, देन असेसमेंट एंड देन सबसे ऊपर इवेल्युएशन एंड लास्ट इज आपका ऑनलाइन डिस्कशन, पीयर्स से आप आपस में बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने मूक्स में पढ़ा था। अब स्वयं के 10 कोऑर्डिनेटर है, कौन कौन से? AICTE सेल्फ पेस इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए कौन देखता है? AICTE। NPTEL आपके इंजीनियरिंग कोर्सेज को देखता है। ठीक है, देन UGC नेट जो पेपर हम लोग दे रहे हैं जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, कैसे? नॉन टेक्निकल और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स को देखता है, PG तक है ना, 9 से PG तक। CEC कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशन काउंसिल है ना, ये काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इसको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को ये देखता है। NCERT और नॉइस किसको देखते हैं? स्कूल एजुकेशन को, 9 से 12 तक की जो है ना। IGNOU इंदिरा गांधी ओपन नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये क्या? आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट, अब जैसे किसी को बहुत दिन बाद मास्टर्स करनी है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऐसे करना है, ये कौन देख रहा है? IGNOU देख रहा है। IIM बैंगलोर है ना, मैनेजमेंट स्टडीज़ को देखता है। और टीचर ट्रेनिंग कौन देखता है? NITTR है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग टेक्निकल। ठीक है, अब नेशनल इम्पोर्टेंस, NINI को सबसे लेटेस्टली ज्वाइन किया गया है। क्यों? रिसर्च हम लोग बहुत पढ़ते हैं ना, रिसर्च एप्टीट्यूड आपकी नेक्स्ट जो यूनिट है उसके लिए सबसे नया 10वां आपका सबसे न्यू है, नेशनल इम्पोर्टेंस INI को ऐड किया गया था। ठीक है, अब आइए स्वयं प्रभा पे आते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए आपको बहुत छोटी सी फीस देकर रजिस्टर करना होता है। किस पे चलता है? GSAT 15 जियो सिंक्रोनस, क्या है? इसरो की सैटेलाइट। ठीक है, इसरो की सैटेलाइट क्या नाम है? GSAT 15। कैसी है? जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस का मतलब अर्थ का चक्कर लगाती है लोअर ऑर्बिट में। ठीक है, अपलिंक कहाँ से है? बिसैग, ये है आपका अहमदाबाद में सेंटर है ना जहाँ से आपका अपलिंक किया गया। NPTEL, UGC, CEC, नॉइस, IIT और IGNOU इसके कंटेंट बनाते हैं। कैसे चलता है? 4 घंटे का कंटेंट 5 बार रिपीट होता है, 24 घंटे इस पे ये चीज़ें चलती रहती हैं अलग अलग चैनल पे ना। 9th का एक चैनल हो जाएगा, 12th का एक चैनल हो जाएगा, मैनेजमेंट का एक चैनल हो जाएगा, कॉमर्स का एक चैनल, इस तरीके से अलग अलग चैनल्स बने हुए हैं। ठीक है, दिस इज योर स्वयं प्रभा, दिस इज अ मूक दैट इज DTH, पहले स्लाइड में देखा था हमने, डायरेक्ट टू होम। अब एंड्रागॉगी एंड पेडागॉगी, तो पेडागॉगी का मतलब टीचर सेंटर्ड क्या है? स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन चिल्ड्रेन है ना, स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन को पढ़ाने का मेथड दिया जाए तो क्या लगाएंगे? पेडागॉगी। एंड्रागॉगी कब होगा? अडल्ट, तो ए से अडल्ट, ए से एंड्रागॉगी है ना, ऐसे याद रखिएगा प्लीज़। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ग्रीक वर्ड्स है, अगो का मतलब लीड, पेडी का मतलब चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, सेम एंड्र मतलब मैन, अगो का मतलब लीड, टू लीड द अडल्ट है ना, ग्रीक टर्म्स हैं। ठीक है, तो अडल्ट्स के लिए एंड्रागॉगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आपके जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उनको आंसर करने के लिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट करें ताकि वहाँ पे आप लोग नोट्स भी ले पाएँ। तब के लिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, है ना। थैंक यू, बाय।